नमस्कार साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था BHU B.Ed एंट्रेंस 2015 का सोशल साइंस ग्रुप का पेपर का हल का पार्ट 1। उसका पार्ट 2 इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें 51 to 100 जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया गया है और इसे सॉल्व किया है नीतीश सर ने। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक बड़े मेहनत से तैयार किया गया है और आप लोगों के लिए तैयार किया गया है स्पेशली। इसे लाइक करिएगा और सभी के साथ शेयर करिएगा जो कोई भी BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो, B.Ed एंट्रेंस की। और फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको B.Ed एंट्रेंस की तैयारी करने में सहूलियत रहे। तो इस प्रकार से आप वीडियो को देखिए और आनंद लीजिए। फिर अगला सवाल है, टू विच ट्रॉपिक लेवल डू दी हर्बीवोरस बिलोंग। तो इसका जवाब होगा ट्रॉपिक लेवल 2। अब यहाँ ट्रॉपिक लेवल का मतलब ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर जो हमारा एनवायरनमेंट है, तो उसमें जो न्यूट्रिशन का लेवल है और जो हमारा एनर्जी लेवल है, एनर्जी जो है न्यूट्रिशन और एनर्जी, वो किन किन लेयर से होके गुजरते हैं। ठीक है, तो जो पहला लेयर है हमारा, वो हमारे प्लांट्स होते हैं, क्योंकि वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एनर्जी का भी पहला वही लेवल है, और जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करते हैं उससे वो अपना फूड बनाते हैं। स्फेरिक लेयर इन विच वेदर फेनोमेनन आर मोस्ट मार्क्ड इज कॉल्ड। तो कौन सा हमारा एटमॉस्फेरिक लेयर ऐसा होता है हमारा जिसमें वेदर फेनोमेनन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो है हमारा ट्रोपोस्फियर। अगला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन मलेशिया इज कॉल्ड एज। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है वो जो होता है वो दुनिया के कई सारे इलाकों में होता है, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, मेक्सिको है, अफ्रीका है, इंडिया है। तो हर जगह इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, तो मलेशिया में इसका जो नाम मिलता है वो लदांग है। अगला सवाल है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका जो आंसर है वो सीधा होगा ब्राज़ील। अगला सवाल है, व्हेन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फॉर्मली एनेक्टेड। तो इसका जवाब होगा 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 से ही WTO ने वर्क करना शुरू किया था। उससे पहले WTO का जो भी वर्क है GATT नाम की संस्था देखती थी, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। फिर अगला सवाल है, विच वेराइटी ऑफ कोल इज़ ऑफ हाईएस्ट रैंक। तो जो हाईएस्ट रैंक की कोल होती है वो हमारी होती है एंथ्रेसाइट। फिर है, व्हाट इज़ द करेक्ट टोटल लेंथ ऑफ लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया। तो ये एकदम फैक्चुअल सा सवाल है जिसका जवाब होगा 15,200 किलोमीटर। फिर अगला सवाल है, इंदिरा गांधी कैनाल इज रिगार्डेड एज द लाइफ लाइन ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। क्योंकि जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये राजस्थान के जो थार डेजर्ट वाला एरिया है, जैसे कि बाड़मेर है, बीकानेर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है, जैसलमेर है, जोधपुर है और श्री गंगानगर जैसे इलाकों से होकर गुजरता है, जहाँ पे खेती संभव हुई है इस कैनाल के द्वारा। तो इसीलिए इसको राजस्थान की लाइफ लाइन कहा जाता है। अगला सवाल, अंडर द पैट्रनशिप ऑफ विच एम्परर द थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। तो इसका जवाब होगा अशोक। जो तीसरी बौद्ध सभा हुई थी वो सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई थी पाटलिपुत्र में। फिर अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया वाज नॉट कॉन्कर्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जवाब होगा कलिंग। इसका आंसर लगाना इसलिए भी आसान है क्योंकि ये सभी को पता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग विजय की थी। उनकी कलिंग विजय प्रसिद्ध है क्योंकि उसी विजय में हुए रक्तपात से आहत होकर उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। इसीलिए इसका जवाब जो होगा वो कलिंग। चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग के इलाके को विजय नहीं किया था। द टाइटल ऑफ परम भागवत वाज एडॉप्टेड बाय। तो इसका जवाब होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्योंकि परम भागवत जो है वो वैष्णव संप्रदाय
की एक उपाधि है, मतलब वैष्णव लोग अपनाते हैं। चूँकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और जितने भी गुप्त वंश के राजा थे वो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। द मोस्ट पॉपुलर डेटी ऑफ द तमिल्स ड्यूरिंग द संगम एज वॉज, तो इसका जवाब होगा मुरुगन। मुरुगन जो है वो मूलतः कार्तिकेय भगवान जी का ही नाम है। चूँकि मुरुगन यहाँ इसलिए है क्योंकि कार्तिकेय जी की जो सवारी है वो मोर को माना है, इसीलिए उनको दक्षिण भारत में मुरुगन बोला जाता है। और संगम एज में ये सबसे प्रसिद्ध देवता थे दक्षिण भारत। फिर अगला सवाल है प्रोविंशियल गवर्नर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्ष वॉज कॉल्ड। तो हर्ष के समय जो हर्ष का साम्राज्य था वो कई सारे प्रांतों में बटा था और हर प्रांत के गवर्नर को लोकपाल बोला जाता था हर्ष के समय। फिर अगला सवाल है विच सुल्तान गॉट हिमसेल्फ एड्रेस्ड एज सिकंदर ए सानी। ठीक है, तो इसका जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी। सानी का मतलब होता है इक्वल टू या बराबर। चूँकि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, इसीलिए उसने सिकंदर सानी की टाइटल अपनाई थी। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में अपने फ्रेंड की एडवाइस पे उसने पूरी दुनिया को जीतने का जो ख्वाब था उसको छोड़ दिया और अपनी आकांक्षाओं को सिर्फ भारत को जीतने तक ही सीमित रखा। तो अगला सवाल है द टर्म उश्र ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड मीन्ड। तो ये उश्र जो था वो सल्तनत काल में मुस्लिम लैंडलॉर्ड से या मुस्लिम जो लैंड के मालिक थे, जिन मुस्लिमों के पास भूमि थी, उनसे लिया जाता था 1/10 के दर से। तो इसका जवाब होगा सेकेंड वाला लैंड। अगला सवाल है हुज नेम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द सनक सेक्ट। तो इसका जवाब होगा निम्बार्क। निम्बार्क जो थे वो एक तेलुगु संत थे, भक्ति संत थे, जो सनक संप्रदाय से संबंधित थे। और सनक संप्रदाय मूलतः जो है वो वैष्णव संप्रदाय का एक ब्रांच है, जिसमें कृष्ण भगवान और राधा जी की उपासना की जाती है। अगला सवाल है हु डिवाइडेड द मुगल एम्पायर इनटू प्रोविंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका जवाब होगा अकबर। क्योंकि बाबर जो था उसका शासनकाल 4 ही साल का था हिंदुस्तान में, 5 से 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। तो उनको इतना समय नहीं मिला कि वो अपने साम्राज्य को सुगठित कर सके। और जो उनके पुत्र हुमायूं थे, हालांकि ये ऑप्शन में भी नहीं, लेकिन ऑप्शन होता तो भी ये है कि हुमायूं नहीं होता, क्योंकि हुमायूं जो थे वो अफ़गानों से ही लड़ने में उलझे रहे। और उसके बाद फिर 1240 में शेरशाह से हारने के बाद उनको ईरान भागना पड़ा जान बचाने के लिए। और 1555 में जब वो वापस भारत में आए, सत्ता स्थापित की, तो 1 ही साल तक वो जीवित रह पाए, यानी 1556 में उनकी मृत्यु हुई। तो इसका सही जवाब होगा अकबर। अब अगला सवाल है कि हु वॉज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ शिवाजी। तो इसका जवाब होगा समर्थ गुरु रामदास। स्पिरिचुअल गुरु का मतलब ये है कि आध्यात्मिक गुरु, क्योंकि छोटी समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी को रामायण, महाभारत, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी थी, इसीलिए समर्थ गुरु रामदास जी को शिवाजी का स्पिरिचुअल गुरु कहा जाता है। फिर अगला सवाल है ग्लोरियस रेवोल्यूशन वॉज एन इवेंट विच अकर्ड इन। इसका जवाब होगा इंग्लैंड। चूँकि 1688 ईस्वी में इंग्लैंड के जो निरंकुश शासक थे जेम्स सेकंड, उनको वहाँ के पार्लियामेंट द्वारा पदच्युत कर दिया गया और उनके जगह पे उनके जो बेटी थी मैरी और उनके पति यानी हॉलैंड के राजा विलियम ऑफ ऑरेंज को वहाँ के राजा रानी बनाया गया और उन्होंने संविधान के तहत शासन करने में सहमति जता दी, इसीलिए इसको ग्लोरियस रेवोल्यूशन बोलते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति। अगला सवाल है द राइट टू निज़ामत मीन्ड। तो निज़ामत का मतलब होता है जो भी हमारी भूमि है, ज़मीन है, प्रांत है, उसकी रक्षा। तो इसका जवाब होगा प्रोटेक्शन ऑफ टेरिटरी एंड प्रोविंस। फिर डिस्कशन अबाउट द क्वीन नेम्ड मैरी एंटोइनिट फिगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ। इसका जवाब होगा फ्रांस, क्योंकि मैरी एंटोइनिटी जो है वो 1774 से 1789 फ्रांस के राजा लुई 16 की पत्नी थी।
Who was the main supporter of the widow remarriage movement which took place in the mid 19th century Bengal? जैसा कि हम सभी को पता है दोस्तों कि मिड 19th सेंचुरी में इंडिया में कई सारे सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे और उन्हीं सोशल रिफॉर्म्स में एक था विडो रीमैरिज जिसकी वकालत ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने की थी। तो इसका सही जवाब होगा सेकंड। फिर अगला प्रश्न है हु सेड दैट पॉलिटिकल साइंस बिगिंस विद द स्टेट एंड एंड्स विद द स्टेट। इसका जवाब होगा गार्नर। गार्नर जो है वो एक प्रसिद्ध जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा है कि जो राजनीति विज्ञान विषय है उसका शुरुआत एवं अंत राज्य से होती है। यहाँ राज्य का मतलब कोई प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब है कि जो हमारी कंट्री में किसी भी कंट्री में जो 4 चीज़ों का समूह होता है यानी जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता, इन चारों चीज़ के मेल को हम राज्य बोलते हैं, स्टेट। फिर अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग थिंग्स दैट सोवेरेंटी रिसाइड्स इन वन मैन। तो इसका जवाब होगा ऑस्टिन, क्योंकि ऑस्टिन जो थे वो मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेरेंटी में विश्वास रखते थे। मोनिस्टिक मतलब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि एक आश्रम, ठीक है, या एक जगह पे या एक व्यक्ति में कोई चीज़ अगर स्थापित हो, कंसंट्रेटेड हो, तो उसको मोनिस्टिक थ्योरी। तो इसका जवाब होगा ऑस्टिन। फिर अगला सवाल है हु सपोर्ट्स द व्यू दैट इन द ओरिजिन ऑफ स्टेट देयर वर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसका जवाब होगा लॉक, क्योंकि लॉक जो थे उनका मानना था कि जब स्टेट का ओरिजिन हुआ तो 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए सोसाइटी में और जो जिसको राजा चुना गया था, रूलर चुना गया था, उसके बीच में। पहला कॉन्ट्रैक्ट ये था कि जो राजा है वो लोगों की सहमति से शासन करेगा और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अगर राजा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा यानी जैसा डिसाइड किया गया शासन के नियमों को अगर उसका उल्लंघन करेगा तो लोगों को अधिकार होगा कि उस राजा को पद से हटा दिया जाए। अगला सवाल है व्हेन द मुस्लिम लीग वाज फाउंड। तो ये फैक्चुअल सा सवाल है जिसका जवाब होगा 1906। 31 दिसंबर 1906 मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ था। फिर अगला सवाल है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया द नेहरू कमेटी वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो ये भी एक फैक्चुअल सा सवाल है जिसका जवाब होगा 1928। नाउ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए जो आर्टिकल 15 है वो सही है, वो इक्वालिटी से संबंधित है कि मतलब कि रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, क्रीड के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 29 जो है वो कल्चरल राइट्स के दायरे में आता है, वो भी ठीक है। आर्टिकल 16 जो है वो महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से संबंधित है, वो भी सही है। बट आर्टिकल 54 जो है वो गलत मैच्ड है, उसका सही हो रहा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से संबंधित है, न कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट से। फिर अगला सवाल है हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सपोर्टर ऑफ लीगल राइट्स। तो इसका आंसर हो रहा ऑस्टिन। ऑस्टिन जो थे वो मानते थे कि लीगल राइट्स जो है वो ही सही राइट्स है। मतलब दूसरे शब्दों में ऑस्टिन का मानना था कि जब तक कोई राइट्स को स्टेट अपनी मंजूरी न दे दे कानून बना के, तब तक वो राइट्स को हम मान्यता नहीं दे सकते। अगला सवाल है हु डिवाइडेड फ्रीडम इनटू सेल्फ रिगार्डिंग एंड। जेस मिल ने फ्रीडम को 2 भाग में डिवाइड किया, सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग। यानी सेल्फ रिगार्डिंग मतलब वो फ्रीडम या वो एक्शंस जिसका प्रभाव सिर्फ स्वयं पर पड़े, बट अदर रिगार्डिंग फ्रीडम का मतलब कि फ्रीडम के तहत वो एक्शन जिनका इफेक्ट स्वयं के साथ साथ समाज पर भी पड़े। फिर अगला सवाल है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड स्टेट एंड रेवोल्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा लेनिन। फिर हु इज़ नोन एज अ थ्योरिस्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर का थ्योरिस्ट कौन है? तो इसका आंसर होगा ग्रैमसी। इनका पूरा नाम था एंटोनियो ग्रैमसी। थ्योरी ऑफ सुपर स्ट्रक्चर में इन्होंने बताया है कि कोई भी सोसाइटी में जो है वो जो सुपर स्ट्रक्चर होता है वो 2 भाग में बटा होता है। एक जो होता है उसको सिविल सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी मतलब जो कि कल्चर को पास ऑन करता जाता है जनरेशन बाय जनरेशन, जैसे फैमिली है, स्कूल है और धार्मिक संस्थाएं हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो
पॉलिटिकल सोसाइटी होती है। पॉलिटिकल सोसाइटी यानी जैसे पुलिस है, आर्मी है, मिलिट्री है, गवर्नमेंट है, यानी जो कंट्रोल का काम करती है। फिर है अगला सवाल, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एंटाइटल्ड अर्थशास्त्र? तो इसका जवाब होगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र जो है वो काफ़ी फेमस रचना है। कौटिल्य जो थे वो मौर्य काल में आमत्य थे। हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सपोर्टर ऑफ एलिटिस्ट डेमोक्रेसी? तो इसका जवाब होगा सार्टोरी। सार्टोरी जो थे वो एलिटिस्ट डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे। मतलब उनका कहना था कि डेमोक्रेसी में भले ही वोट पूरी जनता देती है, बट शासन जो है वो एक खास रूलर वर्ग ही करता है। फिर अगला सवाल है, द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लेड डाउन इन द केस? तो इसका जवाब होगा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो है वो सन 1973 का है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, और उनको 368 धारा के तहत उनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे सेक्युलर नेचर है, डिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो हमारे सिद्धांत हैं प्रीएम्बल के, जैसे रिपब्लिकनिज्म है, सोशलिज्म है, सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, इनसे इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फिर अगला सवाल है, द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज कॉल्ड? तो ये हम सभी को पता है कि इस पीरियड को एडोलसेंस बोलते हैं, यानी 13 से लेकर 19 तक का एज, यानी जब हम ना चाइल्ड ही कहे जा सकते हैं, ना ही एडल्ट ही। फिर अगला सवाल है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्ट्स आर गिवन फॉलोइंग सर्टिफिकेशन? तो इसका जवाब होगा FPO। FPO का फुल फॉर्म है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर। ये जो है एक कानून है, दिशा निर्देश है, जिसके तहत फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड को जांचा जाता है। फिर है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल सेल इज टर्म्ड एज कॉन्सेप्शन, यानी कि जो मेल है और फीमेल के गैमेट्स के मिलने को हम कॉन्सेप्शन बोलते हैं। फिर अगला है, एबिलिटी टू एक्ट फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली इज नोन एज ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब ये होता है कि हम अपने डिसीजंस को खुद से ले रहे हैं, इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं, किसी के प्रेशर में नहीं। फिर अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील इज़ मेड अप ऑफ? तो स्टेनलेस स्टील जो है, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि स्टेनलेस स्टील में जो पहला ऑप्शन है आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है। सेकेंड वाला जो है वो क्रोमियम और निकल भी होता है, ठीक है। और जो तीसरा है निकल एंड कॉपर भी होता है, और चौथा जो है निकल भी है, सही है, लेकिन जिंक नहीं होता। तो यहाँ जो है, यहाँ ऑप्शंस कुछ गलत तरीके से अरेंज्ड है। वैसे जो BHU की जो ऑफिशियल साइट थी उस पर सेकेंड वाले को आंसर दिया है क्रोमियम एंड निकल। खैर वो सही है, वो गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें ऑप्शंस जो है वो थोड़े से मतलब वेग वाला। द वैक्सीन नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज? तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में निम्नलिखित का टीका शामिल नहीं है। तो ये हम सभी को पता है कि पोलियो का टीका लगता है, मीजल्स का टीका लगता है, और DPT यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ये तीनों बीमारियों का भी टीका लगता है, सिर्फ हेपेटाइटिस B छोड़ के। फिर अगला सवाल है, इट्स स्प्रेड बाय? तो इसमें जो है वो ये बीमारी फूड से नहीं फैलती है। किस करने से नहीं फैलती है? हैंड शेक करने से भी नहीं फैलती है, हाँ, लेकिन कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, अगर किसी को ये बीमारी है तो उसका ब्लड दूसरे व्यक्ति को अगर चढ़ाया जाए तो उसको ये बीमारी हो जाती है। तो हमारा जवाब होगा सेकंड। अगला सवाल है, चिकनकारी इज़ अ फेमस एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ? चिकनकारी जो होते हैं वो कढ़ाई को कहते हैं, और ये जो है ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इसका संबंध है। तो हमारा जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अगर यहाँ स्टेट्स के सिटीज़ के नाम दिए होते तो उसमें लखनऊ आंसर। फिर ऑरेंज कलर इज़ अ? तो ऑरेंज कलर क्या है? प्राइमरी कलर है, टर्शरी कलर है, सेकेंडरी कलर है, या इंटरमीडिएट कलर है? तो जो ऑरेंज है वो सेकेंडरी कलर है।
यहाँ सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि वो कलर जो दो प्राइमरी कलर्स के मिक्सचर से बनते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंडरी यहाँ ऑरेंज जो है वो चूँकि रेड और येलो के मिक्सचर से बन रहा है, इसीलिए ऑरेंज जो है वो एक सेकेंडरी कलर है। फिर अगला सवाल है इंटरनेशनल वीमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका सीधा सा जवाब होगा 8 मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ KVK इस। तो KVK जो है उसका फुल फॉर्म है कृषि विज्ञान केंद्र। काम होता है कि ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, यानी कि जो कृषि से संबंधित अनुसंधान करती रहती है, कृषि के उत्पादों को सुधारने के लिए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उनमें और फार्मर्स में लिंक कैसे बैठा जाए, ये काम KVK करती है। फिर ह्यूमन मिल्क इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ। तो इसका जवाब होगा आयरन। ह्यूमन मिल्क में प्रोटीन होता है भरपूर मात्रा में, विटामिन ए होता है, कैल्शियम होता है, लेकिन आयरन बहुत ही कम मात्रा में होता है, ट्रेस अमाउंट्स में होता है। फिर अगला है सोप हैविंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ फैट और ऑयल एंड एल्कली इज। तो ये होगा माइल्ड सोप, यानी कि वो सोप जिसमें एल्कली और फैट और ऑयल लगभग बराबर मात्रा में हो। तो ये ऐसा साबुन जो होता है वो हमारे स्किन के जो हमारी स्किन जो होती है वो एसिडिक होती है, उसका नेचर एसिडिक होता है। तो ये चूँकि इसमें फैट और एल्कली जो होता है वो समान मात्रा में होता है, तो क्या होता है कि हमारे स्किन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। और जो कुछ हार्ड सोप्स होते हैं उसमें एल्कली ज़्यादा होती है, जो कि हमारे स्किन को रूखा बना देती है, क्योंकि वो हमारे एसिडिक जो नेचर है स्किन का उसको वो न्यूट्रलाइज कर देती है बहुत ज़्यादा ही। तो फिलहाल लेकिन यहाँ तो बराबर की बात हुई है, तो ये माइल्ड सोप होगा। फिर है द यूज़ ऑफ मनी फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग मोर मनी इज। तो इसका जवाब होगा इन्वेस्टमेंट। हम सभी जानते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट तभी करते हैं जब हमको मनी से मनी बनानी हो, जैसे कि हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं। तो धन्यवाद मेरे प्यारे साथी।